आज हम लोग मटेरियल टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 देखने वाले, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 4-5 टेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप वहाँ पे समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यथासंभव रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज जो पहला टेस्ट है अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है। इस टेस्ट में हमको क्या देखना है कि जैसे सबसे पहले इसकी बात बताएं हम, तो ये जो है लैब में परफॉर्म किया जाता है। और जो भी अभी हम लोग टेस्ट देख रहे हैं वो लैब टेस्ट ही देख रहे हैं। एक आगे जाकर एक मिलेगा फील्ड टेस्ट, फिर उसको देखेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि एक हम लोग फ्लाक्स लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं पैक्नोमीटर फ्लाक्स या डेंसिटी बोतल, या उसको हम लीच एट्रियल फ्लाक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाता है आपके एग्जाम में, जब एमसीक्यूज आपके पूछे जाएंगे या कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी जेईई गेट, या आपका सेमेस्टर एग्जाम में ही आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछता है, तो अभी हम लोग जानते हैं कि जो लीच एट्रियल था वो जो लीच एट्रियल ऑपरेटर था वो किसको चेक करने के लिए करता था, तो वो करता था साउंडनेस टेस्ट। देखे होंगे पीछे एक लीच एट्रियल ऑपरेटर था जिससे हम लोग क्या कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते थे, साउंडनेस टेस्ट करते थे, है ना। तो ये टेस्ट, लेकिन वहां पे लीच एट्रियल फ्लाक्स है, ये देखिए यही था लीच एट्रियल। चेक करते थे साउंडनेस टेस्ट चेक करते थे। यहाँ पे क्या है ना कि लीच एट्रियल फ्लाक्स है, तो लीच एट्रियल फ्लाक्स रहेगा ना तो हम ग्रेविटी टेस्ट करते हैं। उसे क्या करते हैं, ग्रेविटी टेस्ट करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, कंफ्यूजन ना होना चाहिए। अगर 50 में आ जाएगा तो ध्यान से मारिएगा, ठीक है। कि उसमें क्या था कि अगर लीच एट्रियल मेथड से करते तो साउंडनेस टेस्ट करते हैं, और लीच एट्रियल फ्लाक्स की बात करें तो क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है इससे। ये क्या फ्लाक्स कैसा होता है, एक बोतल जैसा होता है, एकदम सेम इसी बोतल यही है, ठीक है। इसी में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको खाली बोतल को हम तौलते हैं। तो इसका वजन हम लोग को मान लेते हैं क्या, W1। ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि टेस्ट यहाँ पे लैब है नहीं कि, और वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है आपका, तो लैब तो करके दिखा नहीं सकते, लेकिन हाँ समझा सकते हैं उसको ध्यान से, ठीक है। सुनिएगा, तो सबसे पहले फ्लाक्स है उसका हम मेजर कर लिए, वेट कर लिए। एक बीइंग बैलेंस होगा आपके पास, तराजू होगा, उस पर हम इस फ्लाक्स को वजन करते हैं। तो उसका कुछ भी वजन होगा उसको हम W1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू, W1। ध्यान से सुनते जाइएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट सबसे इजी लगेगा, ठीक है। तो W1 मान लिए इसको। अब क्या करते हैं, इस बॉटल में सीमेंट डाल देते हैं। सीमेंट कितना लेना है, जो आपका आईएएस कोड बताया वो कितना बताया, 65 ग्राम 64 ग्राम के लगभग बताया, ठीक है। एसएससी जेईई में भी पूछा जाता है तो उसमें जो ऑप्शन है 64 ग्राम टिक करना है, ठीक है। वही आसपास रेंज में रहेगा एक दिया हुआ, ठीक है। तो 65 64 52 ये सब के रेंज में रहेगा, उसी को टिक करना। तो ये 65 ग्राम लेना है आपको, क्या सीमेंट लेना है। इस जो फ्लाक्स है उसमें हम क्या करेंगे, सीमेंट को डाल देंगे। सीमेंट को डाल दिए, सीमेंट को डाल दिए, कितना 65 ग्राम। तभी इसका वजन कुछ हो गया होगा तो उसको हम मान लेते हैं क्या, W2। उसको मान लेते हैं W2। अब इसमें क्या करना है, इसको हम केरोसिन में परफॉर्म करते हैं। अब इसी सीमेंट में हम क्या करते थे, ऐड कर देते हैं केरोसिन। केरोसिन जानते हैं ना, जिससे पहले लंप जलाया जाता था। तो इसमें हम लोग केरोसिन भी डाल देते हैं, सीमेंट भी डाल देते हैं। कितना लिखते हैं, W3 लिखते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा, W3 लिखते हैं। पहला बार में क्या किए कि सब सिर्फ बॉटल को लिए, तो W1। बॉटल में सीमेंट डाल दिए तो क्या हो गया, W2। बॉटल में सीमेंट डाल दिए, बॉटल में सीमेंट भी डाल दिए, केरोसिन भी डाल दिए, तो हो गया बॉटल जो वेट कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या करना है, सीमेंट को और केरोसिन को निकाल दीजिए सबको। सिर्फ इसमें क्या लेना है, बॉटल, ये जो फ्लाक्स है बॉटल प्लस केरोसिन लेना है, सिर्फ केरोसिन। ये नहीं सब देखिए, 3 गो अभी तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अगला में क्या करना है ना कि खाली केरोसिन भरिए, बोतल में सिर्फ क्या डालिए, केरोसिन डालिए। बोतल तो है ही है, उसमें खाली क्या डालिए, केरोसिन। तो उसका जो वजन है उसको हम लोग मानते हैं W4। उसका वजन क्या मान लिए, W4। एक लास्ट है कि एक बोतल में वही फ्लाक्स में जो अभी फ्लाक्स लिए थे, उसी फ्लाक्स में सिर्फ वाटर को मेजरमेंट कीजिए। अब वाटर को तौलिए तो इसका जो वजन होगा उसको क्या बोलेंगे, W5 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, W5। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालना है, तो उसका एक फॉर्मूला है। अभी W1 W2 ये सब लिखे थे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, W2 माइनस W1 बटा W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। नीचे में गुना करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन का क्या से गुना करना है, स्पेसिफिक
केरोसिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी को गुना कर देना, तब निकल जाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। क्या निकल जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। आई होप समझ में आया होगा कि हम सबसे पहले एक बार फिर से सुन लीजिएगा क्योंकि होगी आपका टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसमें जो फ्लाक्स है उसका मेजरमेंट लिए, बॉटल जिसका नाम यूज कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे फ्लाक्स बोलेंगे, पैक्नोमीटर फ्लाक्स। तो इस फ्लाक्स को मेजर करते हैं तो W1, फ्लाक्स में सीमेंट डाल देते हैं W2, फ्लाक्स में सीमेंट और केरोसिन तेल दोनों डाल देते हैं तो हो जाता है W3। फिर हम बोतल में जो फ्लाक्स था उसमें केरोसिन डाल दिए, केरोसिन डालकर वजन किए तो W4। फिर उस बोतल में वाटर सबको निकाल देना है, सबको निकाल देना खाली करके, और सिर्फ केरोसिन का वजन करना था W4। फिर सबको निकाल देना है, फिर खाली वाटर डाल के तो W5। तो यही स्पेसिफिक सीमेंट कैसे निकालते हैं, तो W2 माइनस W1 बटा W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, अभी सब दिखा रहे थे, इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन। तो यही बताता है। मिटा दे, समझ में आ गया बाबू? डिलीट सॉरी इरेज करें इसको। चलिए अब जो भी पॉइंट देखिए, वैसे ये जो आपका नोट्स दिया हुआ है इनफ है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, जो भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप ही के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करके उसको बनाए, ठीक है। तो कभी कभी अच्छा देखिए, जैसे ये समझाने वाला चीज़ था तो इसको कितना लिखते, मतलब फिगर बनते रहे, तो थोड़ा सा आप भी कुछ मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है, फिगर वगैरह बना के वहाँ पे समझ लीजिएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूज टू डिटरमाइन बाई पैक्नोमीटर फ्लक्स। इसको हम लोग किस मेथड से डिटरमाइन करते हैं, किस ऑपरेटर्स का यूज करके, पैक्नोमीटर फ्लक्स का। और डेंसिटी बोतल, जिसका नाम हम डेंसिटी बोतल भी बोल सकते हैं, और लीस्ट एटेरियल फ्लक्स भी बोल सकते हैं। इसका जो पोर्टल ऑर्डिनरी पोर्टल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है लगभग 3.15 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलाइज सीमेंट इज अबाउट 3.15, ठीक है, क्लियर है? ये सब तो पॉइंट याद रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग केरोसिन। हम लोग जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं सीमेंट का, वो किसका यूज करके करते हैं, केरोसिन का। एज इट इज ए पोलर लिक्विड, एक अच्छा ऐसा क्यों करते हैं हम, केरोसिन को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि एक पोलर लिक्विड है, डज नॉट रिएक्ट विद द सीमेंट, जो सीमेंट से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर जैसे हम वाटर डाल देते तो वाटर में रिएक्ट कर जाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन उसमें आ जाता है, तो इसलिए हम केरोसिन का यूज करें वहाँ पे। नेक्स्ट आपका टेस्ट है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट हैं, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। इस टेस्ट को हम लोग चेक मतलब क्यों करते हैं, तो इसको इसलिए करते हैं ताकि इसमें कितना फाइनेंस ऑफ सीमेंट है उसको चेक करते हैं, एंड ऑल्सो चेक द हाउ मच लॉस ऑफ हीट टेक प्लेस ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस। क्लियरली ये जो है ना मफिल फर्नेस में करवाया जाता है होता है, मतलब उसमें, तो इसलिए कि किसी बच्चे को कुछ नुकसान ना हो, इसलिए कॉलेज में करवाता ही नहीं है, लेकिन करवाना चाहिए कॉलेज में, क्योंकि देखिए अगर करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, ठीक है। तो हम लोग को भी लैब नहीं हुआ था इसका, तो मतलब इसके बारे में उतना मतलब कि ध्यान में भी नहीं है, क्योंकि लैब करने से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रहता है, ठीक है। तो इसको जो केमिकल कंपोजिशन टेस्ट है ये मफिल फर्नेस में होता है। इसमें हम लोग पहले सीमेंट को ऐसे ही बता दिए थे ऊपर ओवरव्यू, जैसे अभी आपको बता रहे हैं ना, तो लैब देखने से ज़्यादा ध्यान में आ जाता है, और यही बहुत साल हो जाता है, कुछ दिन बीत जाता है तो हम लोग उसको क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि लैब करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कॉलेज वाला करवाए तब ना। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग सीमेंट लेते हैं, उसको मेजर करते हैं, फिर उसको हम लोग एक मफल फर्नेस होता है, भट्ठी होता है, जैसे लोहा को धिपाया जाता है ना पूरा गर्म में, उसी तरह से उसमें डालते हैं, फिर निकाल के एक कोई कटोरा जैसा बना होता था उसमें डालते थे, ठीक है। तो यही सब था। तो चलिए इसके पॉइंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है, और एक बार यूट्यूब पे इसको सर्च करके देख लीजिएगा लैब का, ठीक है। जिनके कॉलेज में अगर लैब की सुविधा नहीं है, या कॉलेज नहीं जाते हैं, या कॉलेज द्वारा लैब नहीं करवाया जा रहा है, तो थ्योरी यहाँ पढ़कर लैब आप देख लीजिएगा, लैब बहुत सारा अपलोडेड होता है, तो आप अगर आपको इच्छा है तब, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके लैब को देख सकते हैं, देखने से ही सीख जाए, क्योंकि लैब में भी सब स्टूडेंट को करने नहीं दिया जाता है, कुछ ही स्टूडेंट 1-2 बजे तो करते हैं, बाकी देखते रहते हैं। तो जो वहाँ देखेंगे कॉलेज में देखेंगे, जो मोबाइल पे देख लेंगे, ठीक है, बस इतना डिफरेंस होगा कि ऑफलाइन करता है तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट होता है, ऑनलाइन में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ फील थोड़ा ज़्यादा आता है बस, लेकिन नॉलेज उतना ही होगा, ठीक है। जितना वहाँ देखने पे कीजिएगा उतना जो नॉलेज होगा, मोबाइल पे भी देखिएगा तो उतना ही नॉलेज होगा, बस वहाँ पे फील थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं। द रेशियो ऑफ एल्यूमिना टू द आयरन ऑक्साइड एंड द सिलिका नोन एज द लाइम सेचुरेशन फैक्टर। अगर हम लाइम टू द आयरन ऑक्साइड करें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम सेचुरेशन फैक्टर बोलते हैं, जो कितना होना चाहिए, 0.66 to 1.02 होनी चाहिए, ठीक है। इस फार्मूला का लाइम सैचुरेशन फैक्टर का फार्मूला का यूज करके हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। लॉस ऑफ इग्निशियस बर्निंग शुड बी लेस देन 4%।
इससे कम होना चाहिए जब हम मफिल फर्नेस में डालते हैं, तो जो हाँ लॉसेस है 4% से लेस देन होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ अलुमिना टू आयरन ऑक्साइड शुड बी लेस देन 0.66 है, ठीक है। जो परसेंटेज ऑफ एलुमिना टू आयरन ऑक्साइड हो कितना लेस देन होना चाहिए, 0.66 होना चाहिए। टोटल इनसोल्यूबल मैटर इन द सीमेंट शुड बी लेस देन द 1.5%, ठीक है। इसके बाद मोटार टेस्ट है, तो पहले हम लोग मोटार टेस्ट को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका टेस्ट करेंगे, जिसमें 2 टेस्ट आता है। एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम लोग को निकालना है और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट निकालना है। बहुत ही ईजी है, पहले हम लोग इसको मोटार को पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। फील्ड सीमेंट का लास्ट टेस्ट है फील्ड टेस्ट, ठीक है। तो फील्ड टेस्ट बहुत ही आसान है, मतलब याद करना, एग्जाम में लिखना या जो भी हो बहुत ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि इट शुड नॉट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। वाटर के सरफेस पे सीमेंट को तैरना नहीं चाहिए। तैरना नहीं चाहिए का मतलब कि मान लीजिए आप एक बाल्टी पानी लाए, उसमें आप सीमेंट को डालें, तो सीमेंट सरफेस पे नहीं होना चाहिए, डूब जाना चाहिए। वो भी कैसे डूबे? डायरेक्टली नहीं डूबे, धीरे धीरे डूबे, स्लोली, ठीक है। तब बोलेंगे कि जो मेरा सीमेंट है वो सही है। अदरवाइज उसमें कुछ मिलावट है, ठीक है। तो अगर इफ इट फ्लोट्स, अगर फ्लोट्स कर जाता है, तैर जाता है, दैट मीन्स देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ द क्ले। उसमें क्या प्रेजेंट है? क्ले इन द सीमेंट एज अल्टरेशन, यानी उसमें कुछ क्या है? मिलावटें हैं। इफ हैंड इज इंसर्टेड इन बैग ऑफ सीमेंट इट शुड बी फील कूल। अगर आप बैग में हाथ डालते हैं तो आपको ठंडा फील होना चाहिए, ठीक है, तब आपका सीमेंट सही है। इट शुड फ्री फ्रॉम लम्प्स, उसमें ढीला नहीं होना चाहिए, लम्प्स नहीं होना चाहिए। और उसका कलर कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म ग्रे होना चाहिए। और बात करें इट शुड बी फील स्मूथ व्हेन रब्ड बिटवीन फिंगर्स। अगर आप अपने अंगुलियों के बीच में सीमेंट को अगर आप छू के देखेंगे तो स्मूथ फील होगा। जैसे पाउडर छूते हैं ना, जो मुंह में लगाते हैं, पोतते हैं, वो वाला पाउडर अगर आप छूते होंगे तो देखते होंगे स्मूथ लगता है, तो सेम वैसा ही स्मूथ होना चाहिए आपका जब आप अपने अंगुलियों के बीच में सीमेंट को रब करेंगे, रगड़ेंगे, ठीक है। आज का सीमेंट का लास्ट टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ सीमेंट। ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड था, ये 5वां वीडियो, यानी आपका सीमेंट खत्म हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, आप क्या क्या पढ़ ले? सीमेंट पढ़ लेंगे, मोटार पढ़ लेंगे, कंक्रीट पढ़ लेंगे, पेंट पढ़ लेंगे। पेंट ये सब तो छोटा टॉपिक है, एक का क्लास में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। यदि यही 2-4 को टिम्बर है, ये सब बड़ा टॉपिक है, तो जो टाइम लगे। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग मॉड्यूल पढ़ते तो आपको टेंशन होना चाहिए था कि सर अभी तो हम लोग सीमेंटे में हैं। हम लोग सीमेंट को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम उसी तरह से कंक्रीट उठाएंगे, कंक्रीट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसी तरह से टिम्बर उठाएंगे, टिम्बर को कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या था? मोटार है, मोटार को वो तो छोटा टॉपिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद पेंट बर्निश से तब ये सब तो छोटा टॉपिक है। 2-4 को और टेस्ट बचेगा, स्टैंडर्ड टेस्ट, उसको कर लेंगे, सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। यानी आपको घबराना नहीं है, मटेरियल टेस्टिंग बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आई होप आप लोग क्लास देखे होंगे, ठीक है। तो चलिए वो सब तो बाद की बात है, वो बात करने लगेंगे तो खत्म नहीं होगा। टाइप्स ऑफ सीमेंट पे बढ़ते हैं। तो एक है, पहला नाम आ रहा है क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग मतलब जल्दी से जमना, यानी इसका रिलेशन कहीं ना कहीं तो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम से है। यानी हम ऐसे बताए थे जनरल सीमेंट का कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है, और फाइनल जो सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है? 10 आवर होता है। इनिशियल कितना बोले? 30 मिनट, और फाइनल जो होता है कितना होता है? 10 आवर होता है। कितना होता है? 10 आवर होता है। तो आपको बता दें यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको 100 नहीं पढ़ लीजिएगा, 10 आवर लिखा हुआ था, 10 आवर, ठीक है, 10 आवर्स। तो यहाँ पे ना कि अंडर वाटर कंक्रीटिंग अगर हमको करना है, पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन करना है, या आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि कोल्ड वेदरिंग कंक्रीटिंग करना है, जैसे ठंडा के दिन में सीमेंट जल्दी नहीं जमता है, तो वहाँ पे जो कंक्रीटिंग करना है या पानी के अंदर करना, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? जल्दी से जमने वाला सीमेंट चाहिए। यानी इसका जो क्विक सेटिंग सीमेंट है, इसका 30 मिनट है ना इनिशियल सेटिंग टाइम, तो इसका मात्र 5 मिनट है, और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट है। किसका? क्विक सेटिंग, मतलब तुरंत 5 ही मिनट के अंदर सेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और 30 मिनट में पूरा सेट हो जाएगा। तो ये आपको बताए थे जनरल के लिए कि 30 मिनट जो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, और फाइनल जो होता है क्या होता है? 10 आवर होता है। लेकिन अगर हम बात करें क्विक सेटिंग सीमेंट का, तो इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 5 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अल्युमिनियम सल्फेट यूज्ड इन द अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। एडवांटेज की बात करें तो खुद सोच के बता सकते हैं कि अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए या कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें तो आप बोलेंगे सर ये जल्दी सेट हो जाता है, इसलिए तुरंत मिलाकर सीमेंट बनाकर, पेस्ट बनाकर, कंक्रीट बनाकर इसका तुरंत वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। बिल्कुल सही आपका, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं सेकेंड हाई एलुमिना सीमेंट का। हाई एलुमिना सीमेंट में बॉक्साइड भी 40% है और लाइम भी 40% मिला दिया जाता है। मतलब जो लाइम था ना 63% के अबाउट, तो उसको हम लोग बॉक्साइड और लाइम को 40% मिला देते हैं, तब जो बनता है वो हाई एलुमिना सीमेंट बनता है। दिस सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाई ग्राइंडिंग क्लिंकर्स विद द बॉक्साइड एंड लाइम। इस ए भी 40% होता है, ए भी 40% होता है। इट इज यूज्ड हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन एंड ऑल्सो अटेन द हायर स्ट्रेंथ इन शॉर्ट टाइम। बहुत ही कम टाइम में इस सीमेंट में, हाई एलुमिना सीमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। और ये जो होता है अगेंस्ट एसिड अटैक होता है, ठीक है। तो इंक्रीजेड रेसिस्टेंस अगेंस्ट एसिड अटैक, यही जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो यही क्वेश्चन रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। यहाँ से यही एक क्वेश्चन बनता है और दूसरा क्वेश्चन बनता है बॉक्साइड एंड लाइम, ठीक है। हीट सीमेंट की बात करें, इट इज प्रोड्यूस बाय डिक्रीजिंग C3A कंटेंट एंड बाय इंक्रीजिंग बाय C2S। C3S को क्या कर देते हैं, क्वांटिटी हम लोग कम कर देते हैं, C2S को इंक्रीज कर देते हैं। C3 को हम लोग क्या बोलते थे, तो C3 को हम लोग बोलते थे सेलाइट, ठीक है, यानी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। और C2S को क्या बोलते थे, डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम लोग बेलाइट के भी नाम से जानते थे। तो आपको C3S को आपको डिक्रीज करना है, C2S को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो आप याद है ना, पीछे से आप लोग पढ़ते हैं ना, C3A का क्या काम था, C3A का क्या काम था, इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है, देना। और C2S का क्या काम था कि 28 दिनों के बाद स्ट्रेंथ को देना, है ना। 28 दिन के पहले कौन देता था, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देता था, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देता था। और उसके 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ देता था वो C2S देता था, जिसको हम लोग डाई कैल्शियम सिलिकेट बोलते थे, ठीक है। ये कहाँ यूज किया जाता है, मास कंक्रीटिंग के लिए, जैसे डैम बनाना हो, रिटेनिंग वॉल बनाना हो, ETC, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ नंबर, एसिड रेजिस्टेंस सीमेंट। ये एसिड रेजिस्टेंस सीमेंट होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग एसिड रेजिस्टेंस इन इंग्रेडिएंट। जैसे हम लोग क्वार्ट मिला देते हैं, क्वार्टेजाइट मिला देते हैं, कुछ और एडिटिव्स लाइक सोडियम फ्लोरोसिलिकेट मिला देते हैं, ठीक है। और ये केमिकल इंडस्ट्री के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर हो गया। इसमें अगर हम 0.5% लिंसीड ऑयल मिला देते हैं तो ये वाटर रेजिस्टेंस का भी काम करता है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट की बात करें, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट आप एक आयरन एक्सटेंशन का सुने होंगे या पढ़े भी होंगे, जहाँ से आयरन की क्या होता था, बनाया जाता था, प्रोसेसिंग होता था, वहाँ से स्लैग का निर्माण होता, स्लैग निकलता था। तो वेस्टेज मटेरियल का यूज हम लोग कहाँ, सीमेंट बनाने में कर लिए। तो बताइए, एक तो वेस्टेज मटेरियल उसका हम लोग यूज कर रहे हैं सीमेंट बनाने में, तो सीमेंट तो सस्ता हो जाएगा, होगा ना। जहाँ पे हमको लाइम लाना पड़ रहा था वहाँ पे हमको स्लैग का यूज कर ले रहा है। तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द स्लैग ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ पिग आयरन, सिंस स्लैग इज बेस्ट मटेरियल इट द सीमेंट इकोनॉमिकल। जो प्रोसेसिंग ऑफ पिग आयरन से जो स्लैग निकल रहा है, तो उसका हम बेस मान लेते हैं, सीमेंट का बेस मटेरियल उसी को बना देते हैं, ठीक है, स्लैग को ही बना देते हैं। तो सीमेंट इकोनॉमिकल तो होना आम बात है। जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है उसका जो मात्रा है स्लैग का कितना होता है, 60 से 65%। जैसे इंग्रेडिएंट शुरू दिन पढ़ाए थे ना कि सिलिका का कितना होना चाहिए, एल्यूमिना का कितना होना चाहिए, मैग्नीशिया का कितना होना चाहिए, तो उसी तरह से स्लैग का कितना होना चाहिए, तो 60 से 65% होने चाहिए। व्हाइट सीमेंट की बात करें तो आप अपने घर में पंखा के चारों ओर एक डिजाइन बनवाते हैं या कोई भी ऑर्नामेंटल वर्क करवाना होता है, तो हम लोग व्हाइट सीमेंट का ही यूज करते हैं। तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सच एज अ रॉ मटेरियल विच आर फ्री फ्रॉम कलरिंग compound and burning them over while fuel. It is used for the floor finishing, plaster work and ornamental work। इसका यूज हम लोग ऑर्नामेंटल सजावटी के रूप में करते हैं, ठीक है, डिजाइन बनवाने के लिए करते हैं। इसमें कोई भी कलर कंपाउंड नहीं डालते, जैसे आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, ये सब का यूज नहीं करते हैं। अगर आपको अलग से कलर सीमेंट बनाना है, जैसे आप लोग पहले के कुछ दिन पहले, ठीक है, क्या होता था कि कुछ दिन पहले नहीं, बहुत दिन पहले जब टाइल्स उल्स नहीं आया था, तो हम लोग सीमेंट से ही अलग अलग कलर करके डिजाइन बनवा लेते थे। तो उसमें एक कलर सीमेंट का ही यूज करते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड अगर मिला देते तो ग्रीन कलर का सीमेंट हो जाता है, कोबाल्ट मिला देते हैं ब्लू कलर का हो जाता है, आयरन ऑक्साइड मिला देते हैं ब्राउन रेड हो जाता है, येलो डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज, मैग्नीज ऑक्साइड मिला देते हैं ब्लैक और ब्राउन हो जाता है, ठीक है। ये कहाँ यूज करते थे हम लोग, ऑर्नामेंटल वर्क में, सजावटी वर्क में। एक्सपेंडिंग सीमेंट की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेंडिंग सीमेंट। दिस सीमेंट इज हम कहाँ यूज करेंगे, रिपेयर वर्क में। तो प्रिपेयर्ड बाय एडिंग एडिटिव्स सल्फो एल्यूमिनेट विच प्रोवाइड एक्सपैंडिंग। ये क्या करता है, एक्सपैंडिंग करने की प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करता है। इसका यूज हम लोग रिपेयर वर्क में करते हैं, ठीक है। ऑल्सो द यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर रिटेनिंग कंस्ट्रक्शन। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें, पता चल रहा है रैपिड जल्दी से हार्ड होने वाला सीमेंट। दिस सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द C3S
contain fine grading, burning at a high temperature used for the construction work need to the carried out at fast rate। ये क्या होता है? यू ऑल्सो इसको भी हम लोग कहाँ यूज करते हैं? रिपेयर वर्क में ही करते हैं। तो इसका यूज पहले क्या क्या कंपोनेंट मिलकर बना हुआ है उसका यूज इतना याद रख लेंगे आपके लिए काफी है, ठीक है। चलिए लास्ट नहीं, अभी एक दो और होगा। हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट में क्या होता है ना कि आप एसिड और नैप्थोलीन सोप का यूज करते हैं तो उससे क्या बनता है? आपको हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनता है जो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस को क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। यूज टू द इंक्रीज द फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। दिस सीमेंट कंटेन एसिड और नैप्थोलीन सोप, ठीक है। जैसे व्हाइट पैचेज देखते होंगे उसका रेजिस्टेंस जो है इसी सीमेंट द्वारा किया जाता है, इसी सीमेंट का यूज करके, ठीक है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की बात करें, दिस सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग पोजोलाना। ये एक तरह का राख होता है, फ्लाई अस होता है जो 10 से 30% हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। और ये क्या करता है? सीमेंट के बीच में जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करवाने का काम करता है, ठीक है। यूज इन द जनरल कंस्ट्रक्शन, इट इज इकोनॉमिकल, ये सस्ता भी होता है। सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट की बात करें तो दिस सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिड्यूसिंग C3A और कंटेंट बाय द 5 से 6% इंक्रीज सल्फर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट। इसको यूज हम लोग कैनाल में जो लाइनिंग होता है ना, मतलब जैसे कैनाल मतलब नहर, तो नहर में मिट्टी का बना रहता है, तो मिट्टी में देखते होंगे पानी ज्यादा लॉसेस हो जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है। जैसे आप हरियाणा में देखेंगे तो पूरा जितना भी नहर आपको लगभग मिलेगा सभी में लाइनिंग किया रहेगा। लाइनिंग का मतलब ढलाई कर देते हैं नहर में, ठीक है, ताकि पानी अंदर ज्यादा नहीं जाए, ठीक है। तो ये सब का यूज के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज करते हैं। कुछ फैक्ट्स है सीमेंट के बारे में कि 33 ग्रेड लिखा रहेगा, उसका मतलब क्या है? OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। तो 33 ग्रेड का मतलब क्या है यहाँ पे कि 28 दिनों में इस सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? 33 न्यूटन पर mm² होना चाहिए, इसलिए इसको 33 ग्रेड का नाम दे दिए हैं। अगर कोई सीमेंट है जिसका 28 दिन में 43 न्यूटन तो उसका 43 ग्रेड बोलते हैं। 53 न्यूटन पर mm² अगर 28 दिन में है तो उसको हम लोग 53 ग्रेड का सीमेंट बोलते हैं। एक बैग में 50 kg होता है सीमेंट, ठीक है। एक वन बैग में जो अगर वॉल्यूम की बात करें तो 0.0347 मीटर की होता है। डेंसिटी 1440 kg पर मीटर की होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पहले ही बता दिए थे 3.15 होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 सेंटीमीटर² पर ग्राम होता है। एवरेज पार्टिकल की बात करें तो 90 माइक्रो से कम होता है, ठीक है। अब आज हमारा जो टॉपिक हुआ सीमेंट वो कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो बढ़ेंगे अभी मोटार पे चलेंगे, ठीक है, उसके बाद कंक्रीटिंग पढ़ेंगे। तो जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। हम लोग खरगोश नहीं, हम लोग कछुआ नहीं, खरगोश नहीं, हम लोग कछुआ है। एक ही बार दौड़ना नहीं है, आराम से दौड़ना है और अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम लोग मोटार स्टार्ट करेंगे, ठीक है।